हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ये एक डेमो सेशन है जिसमें हम आपको अपने न्यू बैच के बारे में बताएंगे जो कि एपी पीएससी के लिए 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इस डेमो सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे एपी पीएससी एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो होते हैं वो हैं क्लैरिटी ऑफ सिलेबस, PYQs एंड नोट्स। तो ये तीनों चीज़ों पे मेरा और मेरी टीम का मेन फोकस होगा जिससे आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मी। माय नेम इज़ याशना। मैं नॉर्थ ईस्ट पीएससी से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने हिस्ट्री में ही एमए किया है और 2023 का मैंने जीएस का कट ऑफ भी क्लियर किया है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारा बैच 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग डेमो सेशन, रिगार्डिंग दिस कोर्स, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डेमो सेशन के बारे में भी और कोर्स के बारे में भी। तो ये जो आज डेमो सेशन है ये मेरा सेकंड डेमो सेशन है। इससे पहले मैंने एक डेमो सेशन किया था जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था कि उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, मैप की क्या इम्पोर्टेंस है। इस सेकंड डेमो सेशन में हम कंटिन्यूएशन करेंगे आईवीसी का ही। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्रीफली हमने फर्स्ट डेमो सेशन में क्या क्या पढ़ा था कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, मैप्स के बारे में हमने जाना था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने जाना था, इम्पोर्टेंस ऑफ मैप जाना थी, इम्पोर्टेंस ऑफ साइट्स जानी थी। जैसे यहाँ पे हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, बनावली है, धोलावीरा है, लोथल है, मोहनजोदारो है, इन सब के बारे में हमने जाना था। फिर वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था, आईवीसी का एग्रीकल्चर कैसा था, उसके बारे में हमने जाना था। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे फर्स्ट डेमो सेशन से देख सकते हैं। एनिमल्स के बारे में जाना था, सील्स के बारे में जाना था, पॉटरी एंड क्राफ्ट के बारे में जाना था। जो क्राफ्ट है उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एंड रिलीजन के बारे में जाना था। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे टाउन प्लानिंग से। तो टाउन प्लानिंग से हम क्या समझते हैं कि किसी भी टाउन को किस तरीके से बनाया गया होगा। ओके, तो आईवीसी के लोगों ने क्या टाउन प्लानिंग की थी। तो टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस एरिया को लोअर टाउन कहते थे जो थोड़ा सा लोअर एरिया में है, और इस एरिया को सिटाडेल कहते थे जो थोड़ा सा अपर, इसके कंपैरिजन में अपर एरिया में। सिटाडल्स वर ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास एंड लोअर टाउन्स वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। तो हमें इस पिक्चर से, इस फिगर से जानने को मिलता है कि ये लोअर टाउन है, यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, और ये सिटाडल है जो थोड़े अपर पार्ट पे है, वहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी। ये किसका फीचर है कि टाउन्स किस तरीके से बनाए जाते थे। दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम। ये सारी चीज़ें ड्रेन कहाँ होगी, अगर पानी का यूज़ हो रहा है, वाटर का यूज़ हो रहा है,
बाथरूम्स का यूज़ हो रहा है, तो जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ पे जाएगा। तो उन्होंने आईवीसी के लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम का भी मैनेजमेंट अच्छे से किया था, इनका वेस्ट मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और इसके हमें एविडेंस कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदारो से भी हमें इसके ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस मिले हैं। और जब ये ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे या फिर ये सिटाडेल बनाते थे, लोअर टाउन्स बनाते थे, तो ये बर्न्ड ब्रिक का यूज़ करते थे। ये जो ब्रिक्स है वो बर्न्ड ब्रिक है। और जो हाउसेस बनाए जाते थे सिटीज़ में, वो ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे। ग्रिड सिस्टम में मतलब इस तरीके से जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक हाउस बना, यहाँ एक हाउस बना, एक यहाँ हाउस बना, तो ये चारों इस तरीके से इंटरसेक्ट करते थे। ओके, यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक हड़प्पा में भी हमें मिला है। इसका एग्जाम्पल, बर्न्ड ब्रिक के एग्जाम्पल हमें हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदारो से हमें किसका एग्जाम्पल मिला था, ड्रेनेज सिस्टम का। ओके, कोर्टयार्ड एंड बाथरूम्स के भी एग्जाम्पल्स हमें मिले। कालीबंगन में वेल्स के एग्जाम्पल्स मिले। कालीबंगन कौन से स्टेट में है, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है यहाँ पे आपको, पर आप कमेंट करके बताइएगा कि कालीबंगन कहाँ पे है। धोलावीरा एंड लोथल जो गुजरात में है, वहाँ पे हमें कैसे एग्जाम्पल्स मिले, फोर्टिफिकेशन के। फोर्टिफिकेशन में मतलब सपोज ये लोथल है और इसके आसपास फोर्टिफिकेशन हो रखी है। क्यों कराई होगी फोर्टिफिकेशन, क्यों करते हैं किसी भी चीज़ की फोर्टिफिकेशन, क्योंकि उस टाइम पे सपोज दिस इज इंडिया, यहाँ पे लोथल है, यहाँ पे रिवर्स भी है ना, छोटी छोटी रिवर्स होगी। यहाँ पे भी सेटलमेंट थे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, तो ये रिवर्स के थ्रू फ्लो करती है। ये जो सेटलमेंट है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, जहाँ से रिवर अपना कोर्स चेंज कर सकती है। तो वो फोर्टिफाइड करके रखते थे अपने एरिया को, ताकि वो फ्लड वगैरह से बच सके। ओके, देन हम देखते हैं कि आईवीसी की इकोनॉमी कैसी थी। किसी भी सिविलाइजेशन, कल्चर या एम्पायर की इकोनॉमी से ही पता चलता है कि वो सिविलाइजेशन, वो कल्चर, वो एम्पायर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना फ्लरिश करता है। तो हमें इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि आईवीसी की इकोनॉमी कैसी थी, या फिर हमें कैसे पता चलता है इस बारे में, हमें सील्स के थ्रू पता चलता है। जैसे सील है, एक सील है, सपोज ये हड़प्पा की सील है, हम इसे स्टार मार्क देते हैं। और एक और सील है, उसको हम सर्कल मार्क देते हैं। सपोज ऐसा कुछ था नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। और ये जो सील है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की है। अगर हमें ये सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्टार मार्क वाली सिविलाइजेशन की सील हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में मिलेगी, और ये जो सर्कल वाली सील है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलेगी, तो इससे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ये दो सिविलाइजेशन हैं वो आपस में ट्रेड करती थी। और ट्रेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमी को फ्लरिश करने में। तो हमें सील्स के एग्जाम्पल्स मिले, स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल्स मिले। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी हिस्ट्री का। जैसे स्क्रिप्ट की बात करिए तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या होता है, हमें रिटन जो एविडेंस होते हैं वो नहीं मिलते। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं बट हम उसे रीड नहीं कर पाते।
और हिस्ट्री में हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं और हम उसे रीड भी कर पाते हैं। तो जो हमें हड़प्पा की स्क्रिप्ट मिली थी उसको हम प्रोटो हिस्ट्री में काउंट करेंगे, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट मिली है रिटन बट हम उसे रीड नहीं कर पा रहे, तो आईवीसी जो है वो प्रोटो हिस्ट्री के अंडर आती है। ओके अब क्या दूसरे फीचर्स हैं, वेट एंड मेजर्स। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो मेजर्स और वेट के साथ ही डील करते थे, ट्रेड करते थे या किसी भी सामान को खरीदते बेचते थे। स्टोन्स एंड मेटल एंड शेल के भी हमें ट्रेड के एग्जाम्पल मिले हैं मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से। जैसे लापिस लजूली जो है वो हम एक स्टोन है जो ब्लू कलर का होता है और ये काफ़ी प्रीशियस स्टोन है, ये हम अफगानिस्तान से मंगवाते थे क्योंकि ये इंडिया में प्रेजेंट नहीं होगा और हमें इसके एविडेंस अफगानिस्तान में मिले हैं। तो ये हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये सारी जो स्टोन्स है हमें वो दूसरी कंट्रीज से मिले, दूसरे सिविलाइजेशन से मिले। एक मैप मैंने फर्स्ट डेमो सेशन में दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के पास दो रूट्स थे, एक तो वो लैंड रूट को फॉलो कर सकते थे और एक वो सी रूट को फॉलो कर सकते थे। तो सी रूट को फॉलो करने के लिए क्या बोट की ज़रूरत होगी, तो हमें बोट के भी एग्जाम्पल्स मिले हैं। ओके और बार्टर सिस्टम का भी यूज़ होता था। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हड़प्पा, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी इन 1921 ऑन रिवर रावी। इससे क्वेश्चंस आ सकता है कि फर्स्ट जो साइट है, हड़प्पन साइट है, वो किसने एक्सकेवेट की, किस ईयर में एक्सकेवेट की और किस रिवर पे एक्सकेवेट की। तो रिवर रावी हो जाएगी, ईयर 1921 हो जाएगा, और किसने की, दयाराम साहनी ने। और ये एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो दयाराम साहनी थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये साइट एक्सकेवेट की। ओके और फिर हड़प्पा में हमें कॉफिन बरियल के भी एग्जाम्पल मिले हैं, कॉपर बुल क्लॉक के भी एग्जाम्पल मिले, ग्रेनरीज के भी एग्जाम्पल मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई थी, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुई थी, फ्लरिश हुआ था एग्रीकल्चर, तो उसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज भी चाहिए थी। क्वार्टर्स के एग्जाम्पल मिले हैं, 2 स्टैंडस्टोन स्टैचूज के भी एग्जाम्पल मिले हैं, ह्यूमन स्टैचू के। डॉग अटैकिंग डियर, इसके भी हमें सील पे एग्जाम्पल मिले हैं। लिटिल बुल कार्ट का भी हमें एग्जाम्पल मिले। और ऋग्वेदा में एक मेंशन है हरियूपिया का, जिसे माना जाता है कि वो हड़प्पन लोगों के लिए ही यूज़ किया गया था, बट इसके क्लियर एविडेंस अभी हमें नहीं मिले हैं। ओके तो हमें इस साइट से 4-5 चीज़ें, 4-5 फैक्ट्स को याद रखना है। फर्स्ट दिस कि ये किसने एक्सकेवेट किया था, किस रिवर पे है, और किस फर्स्ट इंडियन ने एक्सकेवेट किया था। ओके और फिर ये जो छोटे छोटे फीचर्स हैं हम इसको भी याद रखेंगे। ये देखिए ये पिक्चर है जो हमें हड़प्पन साइट से मिली है, ये अच्छे कंडीशन में नहीं है, जिस कंडीशन में मिली है हमने उसे म्यूज़ियम में स्टोर करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। फिर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जैसे आपको पता है आज के डेट में इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। 1922 में ही एक्सकेवेट हुआ था, किसने किया था, RD बैनर्जी ने, ये भी इंडियन थे,
पाकिस्तान में सिंध रीजन में हुआ है। और कौन सी रिवर पे है? इंडस रिवर पे। ग्रेट बाथ का एग्जाम्पल भी हमें मोहनजोदारो से मिला है, लार्ज ग्रेनरी मिली है। कॉटन का एग्जाम्पल मिला है, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन वर्ल्ड में हड़प्पन साइट से ही मिला है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, अब इससे हमें 2-3 चीज़ें पता चलती है। जैसे ब्रॉन्ज, मटेरियल कल्चर का पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था टिन एंड कॉपर से बना है, तो हमें ट्रेड के बारे में पता चलता है। देन है डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, तो डांस हो रहा है मीन्स कोई आर्ट फॉर्म भी फॉलो हो रही है। एंड गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ट्रेड के बारे में पता चलता है, आर्ट के बारे में पता चलता है। सील ऑफ पशुपति महादेव, जिसे प्रोटोशिवा भी कहते हैं। तो ये सील इस तरीके से होती है, यहाँ पे बीच में पशुपति महादेव का सील है और यहाँ पे आसपास एनिमल्स हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये पिक्चर दिखाऊंगी, यहाँ पे चारों तरफ एनिमल्स हैं। बियर्ड मैन का एग्जाम्पल मिला है, मदर गॉडेस का एग्जाम्पल मिला है। मदर गॉडेस से हमें क्या पता चलता है कि जो मोहनजोदारो में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रिलीजन फॉलो होता था वो सिर्फ मेल डोमिनेंस नहीं था, वहाँ पे फीमेल गॉडेस की भी वर्शिप होती थी। एंड बियर्ड ज्वेलरीज मिली है। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल ग्रेट बाथ का, ये हमें मोहनजोदारो से मिले हैं। यहाँ पे कोई ना कोई रिचुअल फॉलो होता होगा। यहाँ पे आप स्टेयर्स भी देख सकते हैं इस बात में उतरने के लिए। ये देखिए, ये बियर्ड मैन है, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये मदर गॉडेस है और ये प्रोटोशिवा का सील है। आप देख सकते हैं यहाँ पे योगी पोस्चर में बैठे हुए हैं और चारों तरफ एनिमल्स हैं। टाइगर, यहाँ पे टाइगर है, बुल है और ये ज्वेलरीज। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल का स्टैचू है वो हमें कौन सी साइट से मिला है, तो ऑप्शन दे देंगे हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या धोलावीरा। तो हमको पता है कि डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल कहाँ से हमें मिला है? मोहनजोदारो से, तो हम इसको टिक कर देंगे। देन है कालीबंगन। अब इसका नोमैन कल्चर देखिए, काली मीन्स ब्लैक एंड बंगन मीन्स बैंगल्स। तो कालीबंगन हमें राजस्थान में है कालीबंगन, और किस बैंक पे है? सरस्वती। मैंने आपसे पूछा था कि कालीबंगन कौन से स्टेट में है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर आपको पहले नहीं पता था तो आपको अब पता चल जाएगा, तो आप कमेंट कर दीजिए। आपने पहले कर दिया था तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता था तो आपको पता चल गया कि कालीबंगन राजस्थान में। ओके, और ये जो साइट डिस्कवर की थी वो इटालियन थे कोई, तो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ऑप्शन में आएगा तो हम इसे एलिमिनेट कर पाएंगे। और हमें किस चीज़ों के एविडेंस मिले हैं? यहाँ पे अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक के हमें एविडेंस मिले हैं। फायर अल्टर्स के भी एग्जाम्पल्स मिले हैं। और यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ बरियल सिस्टम को फॉलो करते थे, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर। और बोन्स ऑफ कैमल्स मिले। किसी भी एनिमल्स का हमें कैसे एविडेंस पता चलेगा? या तो हमें सील्स के थ्रू पता चलता है या फिर उसके बोन्स के थ्रू पता चलता है। तो हमें कालीबंगन में कैमल्स के बोन्स मिले थे। देन है धोलावीरा। सॉरी, धोलावीरा को जगत पट्टी जोशी ने डिस्कवर किया था, एस्केवेट किया था 1968 में। और धोलावीरा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये 48th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, एंड फर्स्ट है IVC का।
तो इसलिए भी धोलावीरा इम्पॉर्टेंट है। धोलावीरा कहाँ पे है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। यहाँ से हमें किसके एग्जाम्पल मिले? वाटर रिजर्वर्स के, आउटर फोर्टिफिकेशन के, ओके। मार्केट प्लेस के एग्जाम्पल मिले हैं। 9 गेट्स विद यूनिक डिज़ाइंस। तो मतलब हड़प्पा के जो लोग थे वो डिज़ाइंस भी बनाते थे, क्राफ्ट करते थे, अपने किसी भी एरिया को नीट एंड क्लीन रखने के लिए या फिर डिज़ाइनर बनाने के लिए भी वो डिज़ाइन गेट्स पर बनाते थे। और जैसे ये वाटर रिजर्वर्स है, हमें पता है गुजरात यहाँ है, और इस एरिया में जो प्रेसिपिटेशन है वो कम होती थी, तो वाटर रिजर्वर्स बनाने पड़ते थे। गुजरात हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, आज भी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होती है, उस टाइम पे भी कम होती थी, तो वाटर रिजर्वर्स बना के वो अपने डेली चोर्स करते थे। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए, कोई भी सिविलाइजेशन है, अगर उसका राइज हुआ है, जहाँ उसका राइज हुआ, देखिए आप कैसे आ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, बहुत ग्रेजुअली हो रहा है। वो अपने पीक पे पहुंचता है एंड देन डिक्लाइन करता है। ये हर किसी के साथ है, किसी भी सिविलाइजेशन के साथ, किसी भी कल्चर के साथ, किसी भी एम्पायर के साथ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बहुत ग्रेजुअली राइज करा, अपने पीक पे पहुंचा, जहाँ पे हमने सारी एडवांसमेंट देखी, टाउन प्लानिंग देखी, इकोनॉमी देखी कैसी थी, सोशल कल्चर लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, ठीक है। तो बहुत सारी थ्योरीज भी है इसको लेके कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ या क्यों हुआ। तो फर्स्ट थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन की, पर उसको अब डिबंक कर दिया है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है उसको गलत प्रूव कर दिया गया है। तो जो डिक्लाइन हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो आर्यन इन्वेजन की वजह से नहीं हुआ था। हिस्टोरियंस क्या मानते हैं क्यों हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन? पहली बात तो ये ग्रेजुअली हुआ था, बहुत आराम आराम से डिक्लाइन हुआ था, एकदम से नहीं हुआ था। कोई भी सिविलाइजेशन, कल्चर या इकोनॉमी ऐसे राइज करके ऐसे डिक्लाइन नहीं करती, वो ग्रेजुअली ही डिक्लाइन करती है। तो क्या क्या हम फैक्टर्स देख सकते हैं डिक्लाइन होने के हड़प्पन सिविलाइजेशन के? पहले तो नेचुरल फैक्टर, जैसे अर्थक्वेक, चेंज हो गया रिवर का फ्लो या कोर्स, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड मलेरिया के भी हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं कि मलेरिया हो गया था तो लोगों की ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो गई थी। पर सबसे जो मेन डिक्लाइन का रीज़न मानते हैं वो रिवर का कोर्स चेंज होना मानते हैं। जैसे जो सरस्वती रिवर थी वो वहाँ पे पहले फॉलो करती थी, बट आज के प्रेजेंट डे इंडिया में सरस्वती जो यहाँ पे हरियाणा है जहाँ से फ्लो करती थी वो ड्राइड हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेजुअली डिक्लाइन हुई थी, और उसके क्या क्या फैक्टर्स थे? रिवर का कोर्स चेंज होना, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक, मलेरिया, डिजीज़, क्लाइमेट चेंज, ये सारे रोल्स थे जिसने आईवीसी को डिक्लाइन किया। ओके, तो ये जो सेकेंड डेमो सेशन है वो ख़त्म होती है। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप
या कॉल कर सकते हैं, या फिर डेमो सेशन के बारे में, या फिर इस जो हमारा कोर्स है 20 अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।